हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के लेक्चर नंबर 8 पर हैं। लेक्चर नंबर 8 में चैप्टर नंबर 2 को ही कंटिन्यू करने वाले हैं और सेक्शन नंबर 10 से लेकर 17 तक आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसको पूरी तरीके से डिटेल में समझ लेंगे। यहां पर हमें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, एसडीएम का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से देखने को मिलेगा। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक बार जल्दी से बता दीजिए मेरी आवाज क्लियर है और बोर्ड आप लोगों को क्लियरली विजिबल है तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए कि अगर आप जो है अभी तक मुझसे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं अपने सारे क्वेश्चंस को पूछने के लिए अपूर्व सर जुडिशरी वाला टेलीग्राम ग्रुप पर। ये स्कैनर है, इसको स्कैन करके भी कनेक्ट हो सकते हैं जिससे कि डेली बेसिस पर होने वाले इन सेशंस की सारी डिटेल्स आपको मिलती रहे। और अगर अभी तक आपने फ्री बैच में जाकर के इसके नोट्स लेना स्टार्ट नहीं किया है तो कल तक की सारी क्लास के नोट्स अपडेट कर दिए गए थे। आप पीडब्ल्यू के ऐप पर जाइए, ऐप पर जाके जुडिशरी सेगमेंट में आप बीएनएसएस मास्टर क्लासेस बाय अपूर्व सर देखेंगे। उस पर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस पर होने वाले इन लेक्चर्स के नोट्स ले सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ यहां पर एमसीक्यूज और आप जो है एमसीक्यूज के साथ साथ मेंस के क्वेश्चन भी आपको यहां पर मिलने लगेंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जुडिशरी महापैक पहली बार हम लोग लेकर आए हैं जिसमें आपको 30 प्लस लॉ एग्जाम्स कवर कराए जाते हैं। सारे स्टेट्स के जुडिशरी, एपीओ, एडीए, एपीपी प्लस लॉ ऑफिसर्स के एग्जाम जितने भी आते हैं प्लस ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का इसमें आपको पूरी तरीके से तैयारी करने का मौका मिलता है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं 2 साल की वैलिडिटी के लिए 27,999 में ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर है, इस पर कॉल करके कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई भी जानकारी ली जा सकती है। और जो लीगल कैरियर को एनहांस करना चाहते हैं, ड्राफ्टिंग वगैरह को सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी आपके 30 प्लस लॉ एग्जाम्स का ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव महापैक लेकर आया गया है। जुडिशरी, एपीओ, लॉ ऑफिसर, एआईबी, यूजीसी नेट, ड्राफ्टिंग सब चीज आपको कॉम्प्रिहेंसिवली सिखाई जाएगी। इस बैच को भी आप जो है कॉम्प्रिहेंसिवली ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेक्शन पर। सेक्शन नंबर 10 हमें कवर करना है। अब सेक्शन नंबर, आप यंग होते जा रहे हैं, ठीक है डे बाई डे यंग होते जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो, मजाक की बात नहीं है। चलो अपनी क्लास पर आ जाते हैं, बहुत देर हो गए मजाक की बातें, ठीक है। सबसे पहले सेक्शन नंबर 10 पर आइए। सेक्शन नंबर 10 हमें बताता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि जब हम सेक्शन नंबर 6 पढ़ रहे थे, ठीक है, तो हमने देखा था कि हाई कोर्ट्स के नीचे ये सारे कोर्ट्स भी आएंगे, ठीक है। तो स्टेट्स में सबसे बड़ा क्रिमिनल कोर्ट कौन सा होगा? स्टेट में सबसे बड़ा क्रिमिनल कोर्ट आपका हाई कोर्ट होगा, ठीक है। ये आपको बताया गया था। फिर उसके नीचे आपको बताया कोर्ट ऑफ सेशन होगा, ठीक है। कोर्ट ऑफ सेशन में आप चाहें तो कोर्ट ऑफ सेशन जज के साथ ही एक एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन भी क्या कर सकते हैं, एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन भी अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने डायरेक्ट देखा था जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है, दिया गया था। और फिर नेक्स्ट दिया गया था हमको जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। अब मैंने कल आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि एक एरिया के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन के अंदर बहुत सारे एडवोकेट्स हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे एडवोकेट्स हो सकते हैं, बहुत सारे एडवोकेट्स मतलब बहुत सारे जजेस हो सकते हैं, ठीक है। एडवोकेट्स तो लाखों होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो बहुत सारे जजेस हो सकते हैं, ठीक है। इनकी कैटेगरी अलग अलग हो सकती है। कोर्ट ऑफ सेशन हाईएस्ट कोर्ट होगी किसी भी डिस्ट्रिक्ट की क्रिमिनल लेवल की। अब इसमें बहुत सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होंगे, बहुत सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होंगे। मान लेते हैं एक एरिया में 10 जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं और सेकंड क्लास की बात करें तो 20 है। अब ये टोटल 30 जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपके काम कर रहे हैं। अब इसमें से सीजेएम का कॉन्सेप्ट क्यों लेकर आया गया वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब सीजेएम का कॉन्सेप्ट लाने का एक बेसिक पर्पस ये था कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के अंदर जो भी वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होना है उसको डायरेक्टली कोर्ट ऑफ सेशन ना भेजा जाए। इसी वजह से इस एरिया के अंदर 10 जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं। इसमें से हमने सीनियर मोस्ट को क्या कर दिया, सीनियर मोस्ट, जो भी सीनियर मोस्ट जज था जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का, उसको सीजेएम अपॉइंट कर दिया, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो है आपके सीनियर मोस्ट जज को हमने यहां पर क्या कर दिया, एडिशनल सीजेएम जो है एडिशनल सीजेएम डिक्लेयर कर दिया। अब ये काम क्या कर रहे हैं, इनकी रैंकिंग देखी जाए, इनका जो है पोस्ट का नाम देखा जाए तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही है, लेकिन ये इन सब लोगों के बीच में
वर्क को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और इन सारी चीजों की रिपोर्टिंग के किस मजिस्ट्रेट के पास कितने केसेस चल रहे हैं, कितने अभी काम पर हैं, कितने अभी पेंडिंग में हैं, ठीक है, उन सब की जानकारी वर्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने इस पोस्ट को बना दिया और ये पोस्ट निकली कहां से, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की जगह से, ठीक है। इसी वजह से सेक्शन 6 में इस क्रोनोलॉजी में आपको सीजीएम नहीं दिखता है, लेकिन जब आप सेक्शन नंबर 10 पढ़ेंगे, जब आप सेक्शन नंबर 10 पढ़ेंगे तो यहां पर आपको बहुत सी मतलब सारी सीजीएम की और एसीजीएम की आपकी सारी डिटेल्स बता दी गई हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने सेक्शन नंबर, जल्दी से सेक्शन नंबर 10 पर आ जाइए एक बार फटाफट से, ठीक है, सेक्शन नंबर 10 पर आ जाइए। चलो ठीक, तो सेक्शन नंबर 10 चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है। ये कहता क्या है, इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। पहला क्लॉज कहता है इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन, हाई कोर्ट, शेल मतलब मैंडेटरी है, एक हाई कोर्ट जो है इस स्टेट का उसके लिए मैंडेटरी है कि वो अपॉइंट कर सकता है किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, कैसे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पोस्ट पर, ठीक है। किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के उसको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना सकते हैं। अब ये हाई कोर्ट की मर्जी है कि किसको, कौन से जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को आपको बनाना है, कौन से जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को सीजीएम अपॉइंट करना है। लेकिन प्रैक्टिस अगर आप देखोगे तो जो भी ये 10 या 15 या 20 उस एरिया के जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उसमें सीनियर मोस्ट को वहां पर क्या कर देते हैं, बना देते हैं, सीनियर मोस्ट को बना देते हैं। ये प्रैक्टिस यहां पर फॉलो की जाती है। तो यहां पर ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कौन करता है, हाई कोर्ट अपॉइंट करती है, ठीक है, हाई कोर्ट अपॉइंट करती है। और श्रेणी कौन सी होती है, किस में से सीजीएम सेलेक्ट किए जाते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कैटेगरी से ही सीजीएम को अपॉइंट किया जाता है। क्लियर, क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं, दी हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास टू बी एन एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, दूसरे क्लॉज ने क्या कहा कि अगर हाई कोर्ट चाहे तो उसी श्रेणी में से जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में से ही क्या कर सकती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में से ही यहां पर आपका एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है उसको अपॉइंट कर सकती है। क्या कर सकती है, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपको जो है अपॉइंट कर सकती है। एंड सच मजिस्ट्रेट शैल have all or any of the power of chief judicial magistrate under this संहिता or under any other law for the time being in force as the high court may direct। अब देखो यहां पर क्या बताया, यहां पर एक और चीज बताई कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वाले बच्चे को ही क्या किया जाता है, सॉरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वाले मजिस्ट्रेट को ही आपका एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है, ठीक है। अब यह भी बताया गया है कि ये जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो एसीजीएम होगा वो आपके चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। यह बात भी कौन बताएगा, इसकी पावर भी हाई कोर्ट डिसाइड करेगी, हाई कोर्ट इसको डायरेक्ट करेगी। क्लियर है इतनी बात। तो दो, अब यहां पर तीसरा क्वेश्चन जो बनता है कि एसीजीएम को अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी हाई कोर्ट है, एसीजीएम क्या क्या काम कर सकता है, कौन कौन से डिसीजन ले सकता है, वो वाली जो है पावर भी किसके पास है, हाई कोर्ट के पास है कि वो उसको बताएगी। क्लियर है इतनी बात सभी को, ठीक है। सेकंड क्लॉज, अब देखो ये सब मैंने आपको कल की क्लास में एक चार्ट बनाया था वहां पर डिटेल में बता दिया था, लेकिन बेयर एक्ट रीडिंग बहुत जरूरी है। बेयर एक्ट का कोई भी पॉइंट हमसे छूटना नहीं चाहिए जिससे कि एग्जाम में सवाल बन जाए और हम पीछे रह जाएं, ठीक है। इसी वजह से सारे सवालों को करने के लिए, क्वेश्चंस को करने के लिए हम यहां पर बेयर एक्ट रीडिंग एक एक करके हर सेक्शन को समझते जाएंगे। अब कहता है तीसरा क्लॉज, हाई कोर्ट में डेजिग्नेट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इन एनी सब डिवीजन एज दी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एंड, ठीक है, एंड रिलीव हिम फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफाई इन दिस सेक्शन एज ओकेजन रिक्वायर्ड। अब देखो इसको क्या कह रहा है, अब देखो यहां पर एक और चीज बता दी कि कल हमने जो चार्ट बनाया था उस चार्ट में आप लोग देखोगे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले एक राज्य होगा, राज्य को हम डिविजन्स लेवल पर बांट लेंगे, ठीक है, डिविजन्स को हम डिस्ट्रिक्ट्स पर बांट देंगे, ठीक है, ये आपके डिविजन्स हो गए, ये आपके डिस्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है, ये आपके डिस्ट्रिक्ट हो गए। अब डिस्ट्रिक्ट को हम और भी बाइफिकेट करेंगे, इसमें भी मजिस्ट्रेट बिठाए जाएंगे, वो मैंने आपको बताया था, इनको हम क्या बोलेंगे, सब डिविजन्स बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पर आप सेक्शन 10 क्लॉज 3 अगर पढ़ोगे तो हाई कोर्ट को एक स्पेशल पावर दी गई है, हाई कोर्ट को एक स्पेशल पावर दी गई है और वो स्पेशल पावर क्या कहती है कि अगर हाई कोर्ट चाहे, ध्यान से सुनिएगा, अगर हाई कोर्ट चाहे
तो इस सब डिविजनल जो है एरिया में, इस सब डिवीजन के अंदर किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को क्या कर सकता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की पोस्ट दे सकता है। किसकी? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की पोस्ट दे सकता है। ठीक है, और उसके बाद में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्पेसिफाई कर दी जाएंगी कि वो सब डिविजनल में, ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपका सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनाया गया है, ये क्या क्या वर्क करेगा, क्या क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। क्लियर? ये थर्ड क्लॉज ने आपको यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है। थर्ड क्लॉज तक सभी को क्लियर है? डियर स्टूडेंट्स बताइए। ठीक है, नाउ कम टू दी फोर्थ क्लॉज। फोर्थ क्लॉज पर आते हैं। फोर्थ क्लॉज क्या कहता है? अच्छा, जस्ट अ सेकंड। फोर्थ क्लॉज क्या कहता है? सब्जेक्ट टू द जर्नल कंट्रोल ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एवरी सब डिवीजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल ऑल्सो हैव and exercise such power of the supervision and control over the work of the judicial magistrates। ठीक है, इसके साथ other than the additional chief judicial magistrate in subdivision as the high court may by the journal and special order specify in this behalf। अब देखो इसको समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है? इसमें आपसे डियर स्टूडेंट कहा जा रहा है कि जब हमने सब डिवीजन में एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, ठीक है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बना दिया, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बना दिया, तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट किसके सब ऑर्डिनेशन में माना जाएगा? ठीक है, इसी चीज को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो यहां पर सब डिवीजन मजिस्ट्रेट को किसके नीचे रखा जाएगा? पहले आपके एक स्टेट में कौन कौन होगा? पहले सबसे पहले आपको स्टेट में आपके कोर्ट ऑफ सेशन में सेशन जज होंगे, सेशन जज होंगे इन जस्ट से, ठीक है, सेशन जज होंगे। सेशन जज के नीचे एडिशनल सेशन जज होंगे। ठीक है, एडिशनल सेशन जज होंगे। उसके नीचे आपके जो है क्या होने वाले हैं? सीजीएम होने वाले हैं। ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होने वाले हैं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के साथ ही हाई कोर्ट को पावर है सेक्शन 10 क्लॉज 2 के अंदर कि वो एसीजीएम भी अपॉइंट कर सकती है, एसीजीएम भी अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, अब जो ये सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनाया गया है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कैटेगरी का, इसका नंबर एसीजीएम के बाद आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम एक तरीके से लिख सकते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट आ सकता है। ठीक है, तो ये इसके अंडर में जो है क्या करेंगे? इसके अंडर में ये पूरी तरीके से काम करेंगे। ठीक है, इसके अंडर में ये पूरी तरीके से काम करेंगे। ये बात आपको यहां पर बता दी गई है। ठीक है, किसके कंट्रोल में होंगे? पावर ऑफ द सुपरविजन एंड द कंट्रोल ओवर द वर्क ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अदर देन द एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, उसके ये एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सेग्रीगेट नहीं करेंगे, मतलब सुपरवीन उनको नहीं करेंगे। ठीक है, उनको कोई आदेश नहीं देंगे और सारे काम जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कैटेगरी के करने वाले हैं, जो भी हाई कोर्ट इनको जनरल और स्पेशल ऑर्डर से बताएगी, जनरल और स्पेशल ऑर्डर से बताएगी। क्लियर है इतनी बात? तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 10। ये है आपका सेक्शन नंबर 10, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसमें आपके क्वेश्चन बन जाते हैं प्रीलिम से। अब ये सारी चीजें जो हैं, जो मैं लिखता हूं, उनको भी आप यहां पर पूरी तरीके से लिख के रखते रहेंगे। जिससे लिख के क्यों रखेंगे? क्योंकि जब भी आप कोई पेपर देने जाएं, एग्जाम देने जाएं, उससे पहले रिवीजन करना हो तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जहां से एमसीक्यूज बनेंगे वो आपको याद रहें। जब आप मेंस लिखने जाएं तो ये छोटी छोटी बातें, अगर क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट नोट आ जाता है, तो इसको भी आप वहां पर लिख कर आए, जिससे कि आपको एडिशनल मार्क्स मिल सके। ठीक है, नाउ कम टू दी सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 किसकी बात करता है डियर स्टूडेंट? सेक्शन नंबर 11 बात करता है आपकी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। ठीक है, अब स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन होंगे, किसके लिए अपॉइंट किए जाएंगे और कितने दिन तक अपॉइंट होंगे, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो क्लॉज 1 इसका कहता है दी हाई कोर्ट में कौन करेगा? दी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के पास रिक्वेस्ट आएगी इफ रिक्वेस्टेड बाय दी सेंट्रल और दी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, किसकी? हाई कोर्ट के पास जब रिक्वेस्ट आएगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की, सो टू डू confer upon any person who holds or has held any post under the government। ठीक है, उस वो व्यक्ति जो कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रही है कि वो पहले से कोई भी पोस्ट क्या है, होल्ड कर रखा है, या फिर अभी भी किसी भी जो है गवर्नमेंट संस्थान की पोस्ट पर बना हुआ है। ठीक है,
all or any of the powers conferred or conferable by or under this संहिता on a judicial magistrate of first class or of the second class in respect of particular case or to a particular classes of cases in any local area। ठीक है। अब कल मैंने एक क्वेश्चन आपको समझाया था, मैंने वो क्वेश्चन क्या समझाया था, अगर आपको ध्यान हो तो उसको मैं जल्दी से एक बार रिवैम्प करना चाहता हूं कि एक एरिया है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास काम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपके बहुत सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, ठीक है। 10 ये हैं, 20 ये हैं, तो टोटल यहां पर 30 है, 30 है। अब क्या हुआ, एक अलग कोर्ट सेटअप करने के लिए पार्लियामेंट कोई लॉ लेकर आती है, राज्य जो है किसी भी चीज को स्पेशल प्रोटेक्शन देने के लिए क्या करता है, एक लॉ बनाता है। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है या स्टेट गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है, ठीक है। जैसे अभी आप पार्लियामेंट में सुन रहे होंगे कि पेपर लीक का जब से मामला हुआ है तब से पार्लियामेंट में लॉ लेकर आया जा रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप की जाएंगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप की जाएंगी। ये बेस्ट एग्जांपल है इसको समझने का, ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चाहती है कि पेपर लीक में फास्ट ट्रैक कार्रवाई हो। अब फास्ट ट्रैक कार्रवाई करने के लिए वो कानून लेकर आ रहे हैं। अब इन कानून के अकॉर्डिंग इस कानून में लिखा है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर एक एरिया के अंदर हम लोग जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे जो कि पेपर लीक पर जल्द से जल्द सुनवाई करेंगे। अब इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एक जो है क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपके हर एरिया में एक कोर्ट सेटअप करना पड़ेगा, फिर उनकी जजों की नियुक्ति करनी होगी। तो ऐसा ना करना पड़े, ये एक लंबा प्रोसीजर है। इसी वजह से अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करने वाली है, इस केस में अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो है अप्रूवल हो जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट हर एक डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट से रिक्वेस्ट करेगी, किसके, स्टेट के हाई कोर्ट को, कि हमें हर एक डिस्ट्रिक्ट से आपका एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास का मजिस्ट्रेट चाहिए जिसको कि आप स्पेशल कोर्ट डिक्लेयर कर दो, स्पेशल कोर्ट डिक्लेयर कर दो। अब ये स्पेशल कोर्ट क्या काम करेगा कि अगर इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इस स्टेट के अंदर कोई भी पेपर लीक हुआ तो उसका मुकदमा स्पेशल कोर्ट सुनेगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट सुनेगी। और स्पेशल कोर्ट कौन डिक्लेयर कर देगा, हाई कोर्ट डिक्लेयर कर देगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, आपका जो है रिक्वेस्ट भेजेगी तब। तो जब भी पेपर लीक का मामला होगा इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इस एरिया के अंदर, तो वहां पर एक ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना जो है स्पेशल कोर्ट स्टैब्लिश करा रखा है हाई कोर्ट की मदद से, जिससे कि इस कैटेगरी के केसेस सिर्फ इनके पास जाएंगे जिनको जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। क्लियर। तो यह कहता है आपका क्लॉज नंबर 1। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अब आगे क्या कहता है, provided that no such power shall be conferred on a person unless he possessed such qualification or experience in relation to a legal affairs as the high court may by rules specify। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो आपका एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जा रहा है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर, तो वो क्या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, तो द आंसर इज नो। वो वही व्यक्ति होगा जो कि हाई कोर्ट ने रूल्स बनाकर स्पेसिफाई कर रखा है और उसी कैटेगरी में लीगल अफेयर्स से जुड़ा हुआ, मतलब लॉ से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको ही स्पेशल मजिस्ट्रेट कहीं भी लोकल एरिया में नियुक्त किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। आया, ठीक है। तो ये प्रोवाइजो ने साफ कर दिया कि हाई कोर्ट ऐसे ही किसी भी सरकारी कर्मचारी या किसी भी सरकारी बाबू को स्पेशल मजिस्ट्रेट नहीं बना देगी, ठीक है, स्पेशल मजिस्ट्रेट नहीं बना देगी। उसके लिए जो हाई कोर्ट के रूल्स हैं, एक जुडिशियल ऑफिसर बनने के लिए, लीगल अफेयर से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए, वो रूल्स पहले फुलफिल करने होंगे, ठीक है। सेकंड क्लॉज कहता है सच मजिस्ट्रेट शैल बी कॉल्ड स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ऐसे मजिस्ट्रेटों को हम स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोलेंगे। एंड शैल बी अपॉइंटेड फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट अ टाइम। याद रखिएगा, अब आप बहुत जगह सुनते हो कि एक जो है क्या कहते हैं, जज साहब रिटायर हुए,
ठीक है, उनको किसी स्पेशल कोर्ट का जज बना दिया गया, 1 साल के लिए बना दिया गया, फिर उनका 1 साल और एक्सटेंड कर दिया, 1 साल और एक्सटेंड कर दिया। तो वो कैसे अपॉइंट हो रहे हैं? वो बेटा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर उस स्टेट का हाई कोर्ट अपॉइंट कर रहा है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और ये स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट हम इनको बोलेंगे कितने दिन के लिए अपॉइंट होंगे? पहले सिर्फ 1 साल के लिए अपॉइंट किए जा सकेंगे, सिर्फ 1 साल के लिए अपॉइंट किए जा सकेंगे। फिर गवर्नमेंट और हाई कोर्ट को लगता है कि इन्हीं को एक्सटेंड कर देना चाहिए, तो वो उनको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। आया इतना समझ में सभी को? ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी इंटरव्यू में कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते कौन है, इनको कौन अपॉइंट करता है, कितनी समय सीमा के लिए ये अपॉइंट किए जाते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 11। नाउ कम टू दी सेक्शन नंबर 12। ठीक है, लोकल जुरिडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंदर क्या क्या लोकल जुरिडिक्शन में आएगा, ये आपको यहां पर समझाया गया है। ठीक है, अभी तक तो हमने क्या पढ़ लिया? अभी तक तो हमने कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास पढ़ लिया। अब यहां पर किसकी बात कर रहा है कि जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे उनका लोकल जुरिडिक्शन क्या हो। सर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जेएमआईसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मैं समझा नहीं बेटा क्या लिखा है आपने? आईसी का मतलब कौन से मजिस्ट्रेट से है? आईसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट या तो फर्स्ट क्लास होगा एफसी, या फिर सेकंड क्लास होगा। ठीक है, स्पेशल है तो जेएम एस, स्पेशल मजिस्ट्रेट जेएमएससी होगा। जेएमआईसी आपने क्या वर्ड यूज किया, दोबारा बोलिए। ठीक है, चलिए नाउ कम टू दी सेक्शन नंबर 12। 12 पर आते हैं। सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम define the local limits of the area within which the magistrate appointed under section 9 and section 11। क्या कहा? कौन बताएगा इनकी लिमिट्स? हर अंतराल के बाद, ठीक है, एफ लिखो ना तो उसको, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं वो। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है? कुछ कुछ अंतराल के बाद, ठीक है, कोई भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोई भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, किसके कंट्रोल में? हाई कोर्ट के कंट्रोल में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक है, तो यहां पर के सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइन करता रहेगा लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया within which the magistrate appoint under section 9 or 11 may exercise all or any of the power within which they respectively be invested under this संहिता। कहने का मतलब क्या है कि ये पावर डिसाइड करने की किसकी है? देखो, ये मतलब बहुत सारे मजिस्ट्रेट हैं, अलग अलग कैटेगरी के मजिस्ट्रेट हमने 9 और 11 में अपॉइंट कर दिए हैं। ठीक है, अब सेक्शन 9 और 11, सेक्शन 9 और 11 में जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है, ये किस एरिया में काम करेंगे? ठीक है, इनकी जुरिडिक्शन क्या होगी? ठीक है, इन सब चीजों को कौन डिफाइन करेगा? इन सब चीजों को बेटा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिफाइन करेंगे, सीजेएम। ठीक है, सीजेएम किसके कंट्रोल में डिसाइड करेंगे? हाई कोर्ट के कंट्रोल में। तो 9 और 11 में जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट हुए हैं, चाहे वो स्पेशल हो या नॉर्मल हो, उनकी कितनी लिमिट होगा, उनका क्या एरिया होगा, उनकी पिक्यूनरी जुरिडिक्शन कितनी है, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन कितनी है, सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन कितनी है, ये सारी चीजें सीजीएम टाइम टू टाइम डिसाइड करेंगे विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। क्लियर? ये बात आपको यहां पर बताई गई है। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे होल्ड its sitting at any place within the local area for which it is established। ठीक है, क्या कहा यहां पर? यहां पर यह कहा कि जिस भी एरिया के लिए स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया जा रहा है, वो उसी एरिया के सारी चीजों को क्या करेगा? उसी एरिया के अंदर उसके जो स्पेशल सब्जेक्ट मैटर के लिए उसको अपॉइंट किया गया है कि तुम सिर्फ एनआई के केस देखोगे, मोटर व्हीकल के केस देखोगे, या फिर जो है तुम सिर्फ किसके केस देखोगे? तुम सिर्फ जो है आपके पेपर लीक के स्पेशल कोर्ट के लिए बना दिए गए तो उसके केस देखोगे। तो उस एरिया के अंदर जितने भी ऐसे स्पेशल मामले होंगे वही उसको डील करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और बता देता हूं, मान लीजिए किसी भी एरिया में एक स्पेशल कोर्ट बना दी गई। ठीक है, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, इसमें 20, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, इसमें 30, ठीक है, टोटल 50 मजिस्ट्रेट हैं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब इसमें से एक व्यक्ति को हमने बोल दिया कि ये एनआई के केसेस, ठीक है, एनआई मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केसेस चेक बाउंस के,
चेक बाउंस के केसेस सब जो है कौन डील करेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नंबर 13 डील करेंगे। ठीक है, अब इस एरिया में ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 1 के पास एनआई का केस आए, 2 के पास केस आए, 3 के पास आए, 4 के पास आए, 5 के पास आए, या इनमें से किसी भी मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 2 टिल 30, किसी के पास भी एनआई का केस आता है, चेक बाउंस का केस आता है, तो इन सबको पता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो भी लोग हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो भी एनआई के केसेस हैं, उसके लिए एक स्पेशल कोर्ट, एक स्पेशल मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया गया है। तो ऐसे केसेस में, ठीक है, तो ऐसे केसेस में यहां पर क्या बोला, ऐसे केसेस में साफ साफ बोला डियर स्टूडेंट कि ये सारे मजिस्ट्रेट भी मिलके इन सारे एनआई के केसेस को इसी मजिस्ट्रेट के पास, स्पेशल मजिस्ट्रेट के पास डील करने के लिए भेजेंगे, क्योंकि ये इसके एरिया से रिलेटेड केसेस हैं। ऐसा नहीं है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट 13 की, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट 13 से लड़ाई चल रही है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 18 की, अब इनके सामने कोई एनआई का केस आया, ठीक है, इनने कहा मैं नहीं भेज रहा इस केस को यहां पे, मेरी तो इससे झगड़ा चल रहा है, मैं खुद डील कर लेता हूं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए इनको भी, मतलब सारे मजिस्ट्रेट को स्पेशल कोर्ट्स के पास भेजना होगा। ठीक है, क्लियर। सेकेंड क्लॉज कहता है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सच डेफिनेशन द जुरिडिक्शन एंड द पावर ऑफ एवरी सच मजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये जो आपके कुछ अगर एक्सेप्शन बना दिए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम यहां पर क्या करने वाले हैं, हम यहां पर उस मजिस्ट्रेट की जो भी जुरिडिक्शन है, ठीक है, जो भी पावर है, वो पूरे जो है थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट यूज की जा सकती है, थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट यूज की जा सकती हैं, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में एनआई के केसेस से डील कर सकता है। क्लियर। नाउ कम टू द थर्ड क्लॉज, वेयर द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 9 and 11 एक्सटेंड टू एन एरिया बियॉन्ड द डिस्ट्रिक्ट इन विच ही इज ऑर्डिनरी होल्ड्स द कोर्ट। एनी रेफरेंस इन दिस संहिता टू द कोर्ट ऑफ सेशन एंड द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल in relation to such magistrate throughout the area within the local jurisdiction be constructed useless the construct otherwise required and referred to the court of session or the chief judicial magistrate as the case may be exercising jurisdiction in relation to the said district। ये नहीं समझ में आता किसी को, क्योंकि इसमें इतना घुमा फिरा के लिखा है कि कोई नहीं समझ पाता। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, ये क्या कहना चाहता है, ये बेटा कहना चाहता है कि मान लीजिए ये एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ठीक, इस डिस्ट्रिक्ट में एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है। ठीक, अब ऐसा होगा, अब ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नंबर 12 है, टोटल यहां पर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के 50 मजिस्ट्रेट हैं। ठीक है, अब ऐसा होगा कि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 12 नंबर के हैं, वो एज अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही जो है क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके एडजेसेंट में क्या है, एक और डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर एक और डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक स्पेशल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाई गई, स्पेशल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, स्पेशल कोर्ट बनाई गई किसी भी मैटर को लेकर। अब हुआ क्या, दो सिचुएशन यहां पर हो सकती हैं कि या तो इसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, जो कि यहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की तरह वर्क कर रहा है, इसको इस वाली डिस्ट्रिक्ट के एरिया का, ठीक है, इस वाली डिस्ट्रिक्ट के एरिया का स्पेशल जज भी नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। या फिर दूसरी सिचुएशन क्या होगी, दूसरी सिचुएशन होगी कि ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इस एरिया के थे 12 नंबर के, इनकी जुरिडिक्शन दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी लगती है, इनकी जुरिडिक्शन दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी लगती है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अब यहां पर बोला गया कि इस एरिया के लिए हम इनसे हायर कोर्ट कौन सी मानेंगे, इनसे हायर कोर्ट जहां पर ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वर्क कर रहे हैं, तो इन्हीं के डिस्ट्रिक्ट के सीजीएम और इन्हीं के डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट ऑफ सेशन माने जाएंगे। ठीक है, इन्हीं के डिस्ट्रिक्ट के सीजीएम और इन्हीं के डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट ऑफ सेशन माने जाएंगे। और यहां पर जो दूसरे तरीके से ये स्पेशल कोर्ट की तरह वर्क कर रहे हैं, तो इनके स्पेशल कोर्ट से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होंगे उसके लिए सीजीएम कौन माना जाएगा, जो जिसमें ये स्पेशल कोर्ट में काम कर रहे हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में, उसका सीजीएम और उसका कोर्ट ऑफ सेशन।
ये दो बातें अलग अलग पॉइंट्स में लेजिस्लेचर को लिखनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने एक ही में डाल दी। अब आप अपना दिमाग लगा के इसको समझ लीजिए। तो इसको इस तरीके से सिंपलेस्ट वे में समझा जा सकता है। आई होप इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक समझ में आया सबको? आ गया? क्लियर है? ठीक है, चलिए नाउ कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तीनों क्लियर हो गए, सेक्शन 12 खत्म हुआ। अब देखो सेक्शन 12, 13, 14, 15 ये इजी सेक्शंस हैं। बस ये हमें सब ऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट कौन से होंगे, एडिशनल स्पेशल जज कितने दिन के लिए अपॉइंट किए जाएंगे, ये सब बता रहा है। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, कल ही कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया था, आज हम इसको और डिटेल में कवर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन इज सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कौन सा जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसके सबऑर्डिनेट माना जाएगा, ये तो हम कल ही पूरी तरीके से समझ चुके हैं जब हमने हायरार्की समझी थी। हाई कोर्ट के नीचे कोर्ट ऑफ सेशन आएंगे, कोर्ट ऑफ सेशन के नीचे एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन, उसके नीचे सीजीएम, सीजीएम के नीचे एडिशनल सीजीएम, फिर उसके नीचे कौन आ जाएगा, उसके नीचे आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आ जाएंगे, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास आ जाएंगे। वही बात यहां पर लिखी है, सिर्फ डायरेक्ट रीड करना है। एवरी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू दी सीजीएम। ठीक है, तो इसको मैं यहीं पर छोटा सा बना देता हूं कि सीजीएम किसके सबऑर्डिनेट होंगे, सीजीएम कोर्ट ऑफ सेशन के सबऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, आगे क्या कहता है, एंड एवरी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल। ठीक है, अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट में कौन आएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ठीक है, अलग अलग भी लिख सकते थे लेकिन उन्होंने लिख दिया बाकी सारे के सारे जो है क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट टू दी जनरल कंट्रोल ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, ये जो मजिस्ट्रेट हैं वो आपके किसके कंट्रोल में है, सब्जेक्ट टू दी कंट्रोल ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन। इसके मतलब क्या है, इसके कंट्रोल में ही रहेंगे, कोर्ट ऑफ सेशन के कंट्रोल में ही ये सारे कोर्ट्स रहेंगे। बी सबऑर्डिनेट टू दी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और ये सबऑर्डिनेट किसके माने जाएंगे, सीजीएम के सबऑर्डिनेट माने जाएंगे। लेकिन जनरल कंट्रोल किसका होगा, यहां से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जब आपके सीजीएम के सबऑर्डिनेट हैं तो इनके ऊपर जनरल कंट्रोल किसका है, तो जनरल कंट्रोल रहता है बेटा कोर्ट ऑफ सेशन का, सेशन जज का। ठीक है, क्लियर है इतनी बात सभी को? इसमें कुछ नहीं है समझने के लिए। नेक्स्ट इज द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूटिंग विद दिस संहिता एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग्स द जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम। ठीक है, यही बात मैं पहले दिन से पहले क्लास से चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं जब सेक्शन 6 स्टार्ट किया था कि सीजीएम का बेसिक काम क्या है कि जितने भी इसके सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट हैं, चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हैं, इनके अंदर जो है अपने सबऑर्डिनेट्स के अंदर किसको, बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट करना, केसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना। क्लियर है? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये 13 क्लॉज 2 में लिखी हुई है जो मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब सेक्शन 14 को ध्यान से समझेंगे। सेक्शन 14 सेम सेक्शन 8 की तरह है। सेक्शन 14 सेम सेक्शन 8 की तरह है, कुछ वर्ड्स की हेराफेरी है और पोस्ट के नाम बदल दिए गए हैं। यह बात करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन से मजिस्ट्रेट होने वाले हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन से मजिस्ट्रेट होने वाले हैं। तो पहला क्लॉज कहता है इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, क्या द स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट एज मेनी पर्सन एज थिंग्स फिट टू बी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, कौन अपॉइंट करेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, स्टेट गवर्नमेंट हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक या उससे अधिक जितने भी चाहती है उतने लोगों को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट करती है, एंड शैल अपॉइंट वन ऑफ देम टू बी अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एंड शैल अपॉइंट वन ऑफ देम टू बी अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मतलब क्या हुआ यहां पर, मतलब यह हुआ कि एक राज्य के अंदर राज्य सरकार चाहे तो एक डिस्ट्रिक्ट में कितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करेगी। मान लीजिए 5 अपॉइंट किए गए, 5 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए गए, इसमें इन पांचों में से ही डायरेक्टली जो है एक व्यक्ति को डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि 8 बताता है कि कोर्ट्स के प्रोसीजर के अंदर बैठने वाले प्रिसाइडिंग ऑफिसर किस तरीके से काम करेंगे, वहीं पर आपका सेक्शन आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है। कल मैंने आपको बताया था एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है और उनको कैसे पहचानते हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लाइन की पूरी हायरार्की आपको बता रहा है। ठीक है, सेकेंड है द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट
एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू बी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो अब देखो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की हायरार्की बनाता हूं अब इस सेक्शन को पढ़ के। तो सबसे पहले कौन होगा, सबसे पहले एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएम होंगे, ठीक है। अब ये डीएम कौन होंगे, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से ही एक बंदा होगा, ठीक है, जो जिसको के स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, ठीक है। अब इस डीएम के अंदर, इस डीएम के अंदर एक क्या किया जा सकता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी इनके काम को हल्का करने के लिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट किया जा सकता है। वो भी कहां से निकाला जाएगा, इसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से निकाला जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। आगे चलिए, आगे क्या लिखा है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू बी एन एडिशनल मजिस्ट्रेट एंड सच मजिस्ट्रेट शैल have such of the powers of district magistrate under this संहिता or under any law, any other law for the time being in force as may be directed by the state government, ठीक है। तो वो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एडिशनल डीएम बनाया गया है, क्या बनाया गया है, एडिशनल डीएम बनाया गया है, इनके पास सेम पावर्स होंगी, सेम पावर्स होंगी एज अ डीएम, ठीक है। और जो भी पावर्स आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने इनको ऑर्डर से बताई है, स्पेशल ऑर्डर से दी है, वो भी इनकी पावर यहां पर रहेगी। क्लियर है, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड क्लॉज, वेन एवर इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिकम वैकेंट। अब देखो हमने पढ़ा था कि जब कोर्ट ऑफ सेशन का सेशन जज का ऑफिस वैकेट होगा तो कौन उसका कारोबार संभालेगा, कौन उसकी कार्रवाई संभालेगा। तो यहां पर हमने पढ़ा था कि जब कोर्ट ऑफ सेशन में सेशन जज नहीं होंगे तो एडिशनल सेशन जज उसका कारोबार संभालेंगे, एडिशनल सेशन जज नहीं होंगे तो सीजेएम उसका कारोबार संभालेंगे, और सीजीएम भी नहीं होंगे तो उस एरिया का मजिस्ट्रेट जो उस एप्लीकेशन, अर्जेंट एप्लीकेशन को सुनने की पावर रखता है, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसकी पावर ले लेगा, या फिर राज्य सरकार हमको, वो हाई कोर्ट हमको बता देगी। अब यहां पर हाई कोर्ट नहीं है, यहां स्टेट गवर्नमेंट है, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मशीनरी में काम कर रहे हैं। सुनिए ध्यान से, वेन एवर इन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिकमिंग वैकेंट, any officer succeeded temporarily to be a executive administration of a district, such officer shall, pending the orders of the state government, exercise all the powers and the performance all duties respectively conferred and imposed by this संहिता on a district magistrate। ठीक है, तो उसका जो सबऑर्डिनेट दूसरे नंबर का पर्सन होगा, सेकंड पर्सन होगा, वो बिना स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर को जो है क्या किया, बिना स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर को सुने क्या करेगा, उनका इंतजार किए, सारे जो मैटर्स होंगे उस पर सारी पावर को एक्सरसाइज कर पाएगा। ठीक है, तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होंगे, जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की गैर मौजूदगी होगी, उनका ऑफिस वैकेट होगा, तो वो पावर को एक्सरसाइज कर रहे होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ क्लॉज, द स्टेट गवर्नमेंट में प्लेस एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन चार्ज ऑफ सब डिवीजन एंड में relieve him as the charge and occasion required, and the magistrate so placed in the charge of subdivision shall be called the subdivisional magistrate। ठीक है, कि अगर सेम बात लिखी है सेक्शन 11 की तरह, ठीक है, कि अगर किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को स्टेट गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट के अंदर आने वाली सब डिवीजन का इंचार्ज बना दिया है, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यहां पर बोलेंगे। ठीक, सिंपल है। देखो ये सब हमने पढ़ लिया है उसी का। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हमने अभी पढ़ा कि वेरियस मजिस्ट्रेट्स को अलग अलग सेक्शन में रखा गया, लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एक ही सेक्शन में सारी बातें लिख दी हैं। आगे कहता है, द स्टेट गवर्नमेंट में बाय द जर्नल एंड द स्पेशल ऑर्डर एंड सब्जेक्ट टू सच कंट्रोल एंड डायरेक्शन एज इट मे बी डीम्ड fit to impose delegates it power under subsection 4 to the district magistrate। वो चाहे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक स्पेशल और जनरल ऑर्डर देकर के क्या कर सकती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाली पावर जो है इनको भी दे सकती है। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 14। लास्ट है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी प्रिक्लूड द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम कन्फर्मिंग एनी लॉ confirming under any law for the time being in force in commissioner of police all or any of the power of an executive magistrate। ठीक है, कि मतलब ये कमिश्नर ऑफ पुलिस की किसी भी पावर को इफेक्ट नहीं करे।
सिंपल भाषा में इतना लिखा गया है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद 15, 16, 17 बहुत छोटे सेक्शन है। जैसे हमने वहां पर स्पेशल डिवीजन जज, डिवीजन के अंदर क्या किया था, डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिवीजन के अंदर स्पेशल जज बनाया था, ऐसे ही स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को यहां पर बनाया है, किसमें, सेक्शन नंबर 15 में, ठीक है। क्या कहता है, द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट फॉर अ टर्म एज इट मे बी थिंग्स फिट। अब यहां पर यह बात पूछी जाती है क्वेश्चन प्रीलिम्स में, एमसीक्यूज में, कि स्टेट गवर्नमेंट जब भी किसी भी स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करती है तो वो कितने दिन के लिए रहते हैं, तो जब तक स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी हो, फॉर सच टर्म एज इट मे थिंग्स फिट, जब तक राज्य सरकार को लगे। यहां पर 1 साल वर्ड नहीं है, यहां पर क्या है, यहां पर यह है कि आपको अगर 3 साल तक रखना है, 5 साल तक रखना है, आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को डिवीजन के अंदर पोस्ट करके रख सकते हो, ये स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी होती है, ठीक है। क्या कह रहा है, executive magistrate or any police officer not below the rank of superintendent of police or equivalent to be known as the special executive magistrate for particular area or for the performance of particular functions and confer on such special executive magistrate such as the power as are conferable under this संहिता on the executive magistrate as it may deems fit, ठीक है। तो ये आपका सिंपल 15 में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसी के कंटिन्यूएशन में आप 16 पढ़ोगे, लोकल ज्यूरिडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होगा, कौन बताएगा कि ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किस एरिया में कितने एरिया को कंट्रोल करेंगे और किसमें पावर का इस्तेमाल करेंगे। तो सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कौन बताएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फ्रॉम टाइम टू टाइम। वहां कौन बता रहा था, सीजीएम बता रहा था, लेकिन यहां पर जो है एग्जीक्यूटिव्स के लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट की कंसल्टेशन से, स्टेट गवर्नमेंट की कंसल्टेशन से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टाइम टू टाइम डिफाइन करेंगे लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया विद इन विच द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द पावर्स विद विच दे विल इन्वेस्टेड अंडर दिस संहिता। क्लियर है। तो यहां पर कौन बता रहा है, यहां पर डीएम बता रहा है, किसकी कंसल्टेशन के साथ, डीएम बेटा कंसल्ट किससे कर रहा है, डीएम कंसल्ट कर रहा है आपके राज्य सरकार से। देखो इसी वजह से इस चैप्टर को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जो छोटे छोटे टर्म्स हैं इन पर क्वेश्चन बनेगा। सीजीएम कोर्ट उधर जाएगा तो आपको याद रखना है, इधर डीएम वाला आएगा तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वाला आएगा तो डीएम के साथ स्टेट गवर्नमेंट सारी चीजों को डिसाइड कर रही है। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सच डेफिनेशंस द ज्यूरिडिक्शन एंड द पावर ऑफ एवरी सच मजिस्ट्रेट शैल बी एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। और ऐसे जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे वो पूरी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे होंगे जब तक कि उन्हें स्पेसिफिक ऑर्डर देकर रोका ना जाए कि आप इस सिटी में काम नहीं करोगे, इस डिस्ट्रिक्ट में, तो वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में काम करेंगे। अगर कोई स्पेशल ऑर्डर दे दिया गया है कि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस शहर में आपकी पावर नहीं लगेगी तो फिर नहीं लगेगी, ठीक है। जब तक कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक वो पूरे डिस्ट्रिक्ट पे अपने ज्यूरिडिक्शन को एक्सरसाइज करेंगे। क्लियर। नाउ कम टू दी सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहां पर आपको बता दिया गया है ऑल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स होंगे वो जो है क्या होंगे, वो सबऑर्डिनेट होंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के। एंड एवरी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है, अदर देन दी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग द पावर इन सब डिवीजन शेल ऑल्सो बी सबऑर्डिनेट टू दी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सब्जेक्ट टू दी जनरल कंट्रोल ऑफ दी डीएम। मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे पहले एग्जीक्यूटिव्स की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, इसके बाद सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होंगे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के अंदर यहां पर जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं वो यहां पर आएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर क्या बनेगा, पहला सवाल ये बनेगा, ठीक है, ये बना हुआ है चार्ट, पहला सवाल ये बनेगा कि ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अपॉइंट कहां से होंगे, ठीक है। तो ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट राज्य सरकार ने अपॉइंट किए हैं उन्हीं में से एक को चुन लिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उन्हीं में से एक को चुन लिया जाएगा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है। ये बना हुआ है इसकी हायरार्की। क्लियर है। इसके अलावा जितने भी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे एक सब डिवीजन के अंदर, वो सब डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर आएंगे, ठीक। नेक्स्ट, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर कंसिस्ट विद द संहिता एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलोकेशन ऑफ द बिजनेस अमंग्स द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम। तो कौन करेगा, ठीक है,
कौन करेगा? डीएम ये रूल्स बनाएगा, या तो डीएम खुद इनके काम को जो है क्या करे, इन सबके काम को बांट दे, या फिर टाइम टू टाइम डीएम ये रूल बनाएगा कि मैं अपने वर्क डिस्ट्रीब्यूशन की पावर किसी भी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को दे रहा हूं, ये आप सब एग्जीक्यूटिव्स के बीच में क्या करेगा, वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। ठीक है, तो ये पावर किसको दी गई है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी गई है। या तो वो खुद ही वर्क एलोकेशन कर ले, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बाद बहुत काम होते हैं, तो जनरली हम देखते हैं कि डीएम एक ऑर्डर पास कर देता है कि वर्क डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शैल बी डन बाय सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अंडर माय सुपरविजन। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 17। अब अगर आपने 6, 7, 8, 9 को ढंग से पढ़ा था तो आप यहां पर 10 से लेकर 17 तक यही बातें सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के बारे में आपको बता दी गई। ठीक है, बस अथॉरिटी और नेम चेंज होते गए, हायरार्की चेंज होती गई है, और इन हायरार्की के बारे में सारी चीजें अब हमने समझ ली। अब यहां पर जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक कल का जो हमारा रहेगा वो रहेगा आपका बेटा पीपी और एपीपी, मोस्ट ठीक है, और डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन डीपीपी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। आप एपीओ देने चले जाओ, जुडिशरी देने चले जाओ, लॉ ऑफिसर्स के एग्जाम्स देने चले जाओ, या फिर आप एआईबी देने चले जाओ, पीपी, एपीपी और डीपीपी हर जगह पूछे जाते हैं। कल इनको पूरा डिटेल में कवर करूंगा, एक चार्ट से पूरा सेक्शन आपको समझाऊंगा, उसके बाद डायरेक्ट रीड करेंगे। ठीक है, तो कल का लेक्चर हमारा फिर इसी टॉपिक पर रहेगा। फिर इसके बाद जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है, परसों से वो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोड पर। आया सभी को समझ में? और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर अभी तक मुझसे कनेक्ट नहीं हुए हो तो जुड़ जाओ टेलीग्राम पर, अपूर्व सर जुडिशरी वाला पर, इसको स्कैन करके कनेक्ट हो जाओ। जो भी डाउट्स आते हैं सारी चीजें यहां पर पूछ सकते हो। डेली बेसिस पर जो भी ये पीपीटी नोट्स आपको दिए जाते हैं, बीएनएसएस मास्टर क्लास आपको मिल जाएगा कहां पर? पीडब्ल्यू के ऐप पर जाइए, उसमें लॉ सेगमेंट को सर्च कीजिए। लॉ में जब आप जाएंगे तो जुडिशरी पे जाइएगा, जुडिशरी पर जब आप जाएंगे तो बीएनएसएस मास्टर क्लास दिख जाएंगी। बीएनएसएस मास्टर क्लास पर जब आप जाएंगे देन आप डायरेक्टली क्या कर पाएंगे, ठीक है, इनके फ्री नोट्स वहां से डाउनलोड कर पाएंगे, एमसीक्यू भी और सारी चीजें। एवरीथिंग इज क्लियर। थैंक यू। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और एक इंपॉर्टेंट बात, तैयारी कर रहे हो किसी भी जुडिशियल सर्विसेज स्टेट की, एपीओ, एडीए, एपीपी, लॉ ऑफिसर्स की, एआईबी की, 30+ लॉ एग्जाम का पूरा कॉम्बिनेशन महापैक, एक कोर्स, कुछ और नहीं लेना, सारे लीगल कैरियर्स की तैयारी हो जाएगी 2 साल के लिए, वो भी 27,999, मतलब लगभग 13,500 रुपए का आपको ये बैच आपको मिल रहा है। ऐसे ही लीगल कैरियर महापैक भी चाहते हैं तो लीगल कैरियर बनाने वाले जुडिशरी, एपीओ, लॉ ऑफिसर, एआईबी, यूजीसी नेट, ड्राफ्टिंग के बैचेस में आपको मिलते हैं। ये भी 2 साल के लिए 31,999 में आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारे टीम के नंबर हैं, इस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। चलिए, मुलाकात होगी कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।